प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की ज्योग्राफी में तीसरा अध्याय है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। उसमें जनसंख्या के जो सिद्धांत है उस पर अपन चर्चा करेंगे। जनसंख्या विश्व के अंदर जो वृद्धि हो रही है, इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत आए हैं और जनसंख्या किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी देश का आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक विकास का है तो उसमें जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या का जो वितरण है वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है। जनसंख्या के जो सिद्धांत आए हैं उसमें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, मार्क का जनसंख्या सिद्धांत है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है और एक सिद्धांत आया है जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है, जो अपन के सिलेबस में भी है। तो जनसंख्या के अंदर यानी जो सिद्धांत आए हैं उनमें जनसंख्या और संसाधनों के संबंध पर जो पहला विचार था उस प्लेटो के द्वारा किया गया था और इस पर यानी कि व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय रॉबर्ट माल्थस को है। उनका विचार माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा गया है और तब से बहुत से विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले नियमों को खोजते हुए इसका प्रयास भी किया है और बहुत सारे विद्वानों ने प्राकृतिक और सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। प्राकृतिक आधार पर जो सिद्धांत आए हैं उनमें जैसे थॉमस शेल्डर का सिद्धांत है, थॉमस डब्ल्यू और हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है। सामाजिक नियमों पर आधारित जो सिद्धांत आए हैं उसमें हेनरी जॉर्ज है या डेविड रिकॉर्ड है या कार्ल मार्क्स है। इन्होंने सामाजिक आधार पर सिद्धांत दिए हैं तो कईयों ने प्राकृतिक आधार पर सिद्धांत दिए हैं। जैसे माल्थस का जो सिद्धांत है तो रॉबर्ट माल्थस ने इस सिद्धांत को इंग्लैंड के निराशावादी अर्थशास्त्री सर थॉमस माल्थस ने 1798 में अपने लेख लिखा था जिसका नाम था एन ईजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया। ये सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। यानी जो सिद्धांत माल्थस ने दिया है तो माल्थस ये बताता है कि एक तरफ जनसंख्या माना है घटक को और दूसरी तरफ है वो संसाधन है। संसाधन यानी जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संबंध को प्रस्तुत किया है और माल्थस ने बताया कि जनसंख्या है वो ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है। ज्यामितीय तरीके से बढ़ रही है, ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है। ज्यामितीय विधि का मतलब जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। जनसंख्या तो इस तरह से बढ़ रही है, लेकिन जो संसाधन है वो अंकीय विधि से बढ़ रहे हैं, अंकीय दृष्टि से बढ़ रहे हैं। अंकीय विधि से इसका यानी संसाधन है वो बढ़ रहे हैं। अंकीय का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। तो यदि जनसंख्या ज्यामितीय मेथड से बढ़ती रही और संसाधन अंकीय मेथड से बढ़ते रहे तो दोनों के बीच में जो अंतराल है वो
25 साल के बाद में 9/200 गुना हो जाएगा। यानी यदि जनसंख्या और संसाधन के मध्य जो अंतराल है वो 200/9 के अनुपात में हो जाएगा। जनसंख्या 200 तक यानी बढ़ जाएगी और उसके अनुपात में संसाधन कितने रहेंगे, 9 अनुपात में रहेंगे। तो इससे ये जो गैप बढ़ेगा, जिससे जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में संसाधन नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे तो युद्ध, महामारी जैसी स्थितियां पैदा होगी, भूखमरी पैदा होगी और जिससे धीरे धीरे जनसंख्या का ह्रास होगा और अनुकूलन होगी। ऐसा माल्थस ने अपने सिद्धांत में दिया है। मार्क ने भी जनसंख्या यानी कि सामाजिक आधारों पर सिद्धांत प्रस्तुत किया है और अनुकूल जनसंख्या का यानी कि सिद्धांत है कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों के मध्य है वो अनुकूलन स्थिति बन जाती है, तब इनका अनुपात यानी कि ठीक तरह से रहता है। लेकिन कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है और उसके अनुपात में यदि खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है तो इनके बीच का जो अंतराल है वो बढ़ता जाता है। और जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो उसके साथ साथ श्रम शक्ति का औसत उत्पादक भी बढ़ जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है। इसीलिए बढ़ती हुई जनसंख्या है वो यानी कि अपने यानी कि सिद्धांतों और नियमों के अनुसार अनुकूलित हो जाती है, जिसे जनसंख्या का अनुकूलन सिद्धांत कहा गया है। अब जो मुख्य सिद्धांत आया है जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत। ये जो जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत है, ये जनांकीकी सांतत्य की संकल्पना पर आधारित है और इसको प्रतिपादित किसने किया है, W.S. थॉम्सन ने 1929 में और F.W. नोटेस्टीन ने 1945 में। यानी जनांकीकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो W.S. थॉम्सन ने 1929 में और F.W. नोटेस्टीन 1945 में दिया है। उनके अनुसार ये माना है कि किसी भी यानी कि देश की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस देश की जनसंख्या को 5 अवस्थाओं से गुजारा जा सकता है, या किसी भी देश की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आगे वहाँ जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार रहेगी, कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, उस देश का आर्थिक विकास कैसा रहेगा। तो ये सिद्धांत ये हमें ये बताता है कि पहले यानी कि मानव है अशिक्षित था, ग्रामीण जनसंख्या थी और खेतीहर था। अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी, गांवों के अंदर रहती थी, ग्रामीण थी और खेती कार्य करती थी। लेकिन विभिन्न अवस्थाओं में गुजरने के बाद आज ये जनसंख्या अधिकांश है वो शिक्षित है, नगरों में रहती है और औद्योगिक क्षेत्र में अपना कार्य करती है। तो ये जनसंख्या ये सिद्धांत ये बताता है कि अशिक्षित और ग्रामीण और खेतीहर की जनसंख्या से शिक्षित नगरीय और औद्योगिक में किस प्रकार परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के लिए किसी भी देश की जनसंख्या को 5 अवस्थाओं से गुजरना होता है। और ये 5 अवस्थाओं में सबसे प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था के अंदर इसमें उच्च जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर रहती है। यानी प्राचीन समय में ज़्यादातर जन्म दर भी 40 और 50 के मध्य थी और मृत्यु दर भी 40 और 50 के मध्य थी। इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती थी और इस अवस्था में बिल्कुल यानी कि नाम मात्र की वृद्धि होती थी। उसके बाद में द्वितीय अवस्था में क्या हुआ कि उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर, ये जो गिरती हुई मृत्यु दर है यानी जन्म दर उच्च बनी रही लेकिन मृत्यु दर में धीरे धीरे गिरावट आई।
जिससे जनसंख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हुआ। और तीसरी अवस्था के अंदर जन्म दर तो वैसी की वैसी उच्च बनी रही, लेकिन मृत्यु दर गिर करके मध्यम हो गई, जिससे जनसंख्या का क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जन्म दर उच्च बनी रही और मृत्यु दर घट गई और जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि हुई, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और सर्वाधिक वृद्धि है वो तीसरी अवस्था में हुई है। भारत, नेपाल जैसे, भूटान जैसे जो देश हैं वो अभी भी इस तीसरी अवस्था में है। और जो चौथी अवस्था थी, चौथी अवस्था के अंदर क्या हुआ, तीसरी से निकलने के बाद चौथी अवस्था में आते हैं, तो चौथी अवस्था में मध्यम जन्म दर भी कम हुई और मृत्यु दर बिल्कुल निम्न हो गई, जिससे जनसंख्या है वो बिल्कुल कम वृद्धि होने लगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हैं, मैक्सिको है या कनाडा है, वो इस चौथी अवस्था में है, या यूँ कहें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी इस चौथी अवस्था में है। और यहाँ जनसंख्या बिल्कुल कम वृद्धि होती है, या जिसको कहें कि धीमी गति से वृद्धि होती है। और पांचवी अवस्था है, चार अवस्था से निकलने के बाद पांचवी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाती है। और दोनों ही निम्न होने की कंडीशन से जनसंख्या बिल्कुल स्थिर हो जाती है। इसे स्थिर अवस्था भी कहते हैं। और इसमें कई देशों के अंदर जनसंख्या ह्रास भी होने लगी है। इसमें पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है या जो जापान है, वो पांचवी अवस्था में है। तो इस प्रकार नोटेस्टिन और थॉम्सन ने बताया कि किसी भी देश की जनसंख्या में परिवर्तन देखने के लिए उसे 5 अवस्थाओं से गुजरना होता है। और 5 अवस्थाओं से गुजरने के बाद उस देश की जनसंख्या के अंदर क्या बदलाव आता है और किस प्रकार उसकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आता है, देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इस सिद्धांत में चर्चा हुई है। इस सिद्धांत का जो उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन का ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही किसी समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। यानी जैसे जैसे किसी देश के समाज में ग्रामीण, खेती और अशिक्षित लोग यानी कि अवस्थाओं से उन्नति होकर के लोग साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही किसी प्रदेश की जनसंख्या में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से वह निम्न जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला ये जो परिवर्तन है वो विभिन्न अवस्थाओं में होता है और इसे सामूहिक रूप से जनांकीय संक्रमण चक्र के रूप में पहचाना जाता है। संसार की जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अध्ययन करने से हमें जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की इन अवस्थाओं पर विश्व के कई विश्लेषकों जैसे ब्लेकर, साइमन और बर्गडॉफर ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं और इसमें 5 अवस्थाओं से यानी कि इस किसी भी देश की जनसंख्या है वो गुजरती है और उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इन 5 अवस्थाओं में जो प्रथम अवस्था है जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च स्तर पर बनी रहती है, इसीलिए इस क्षेत्रों और देशों में जनसंख्या वृद्धि बहुत मंद होती है और विश्व में इस अवस्था में अधिकतर
देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर रहते हैं। और पहली अवस्था में जो देश हैं वो अधिकतर अपना आजीविका है वो निर्वाह कृषि पर निर्भर है। इन देशों में अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया और ग्वाटेमाला देश आते हैं, जो पहली अवस्था के अंदर है, जहाँ ऊंची मृत्यु दर है और ऊंची जन्म दर है। दूसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है, यानी थोड़ा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है जिससे मृत्यु दर कम होती है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब साक्षरता और नगरीकरण के बढ़ने से इस दूसरी अवस्था में आते जा रहे हैं और जहाँ जनसंख्या में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। तीसरी जो अवस्था है जिसमें उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर होती है और जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है, या यूँ कहें कि जनसंख्या का विस्फोट होता है, और भारत के सभी उत्तरी राज्य, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि देश इस तीसरी अवस्था में आते हैं। चौथी अवस्था में जन्म दर मध्यम रहती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है, और विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश जैसे राष्ट्र इस चौथी अवस्था में आते हैं, जहां जनसंख्या यानी मंद गति से वृद्धि होती है। इसीलिए इन देशों में मृत्यु दर निम्न हो जाती है और जन्म दर मध्यम बनी रहती है। पांचवी जो अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है, ऐसी अवस्था में जनसंख्या घट जाने का भी भय रहता है, और पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देशों और जापान है वो इस वर्ग में पहुंच चुके हैं, अर्थात पांचवी अवस्था में पहुंच चुके हैं। इस अवस्था में आने पर राष्ट्रों की मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है, और यानी कि राष्ट्र की जो युवा जनसंख्या है वो कम हो जाती है, वुमन जनसंख्या की शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल नगण्य हो जाती है या स्थिर हो जाती है। और कभी कभी जनसंख्या में ह्रास भी होने लगता है, जैसे रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में घटकर 1420 लाख हो गई, और 2020 में इसे 1380 लाख होने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो इस प्रकार मित्रों, जापान या रूस और पश्चिमी यूरोपीय देशों में ये स्थिति रही है कि वह जनसंख्या का जो संक्रमण सिद्धांत है उसकी पांचवी अवस्था में पहुंच गए हैं, जनसंख्या स्थिर है या उनमें ह्रास होने लगा है। इससे उस देश की जो युवा शक्ति है वो कमज़ोर हो गई है और जनसंख्या निर्बल हो गई है। तो ये जो सिद्धांत है जिसको हम जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं, जो W.S. थॉम्पसन ने और F.W. नोटेस्टीन ने प्रतिपादित किया था, और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादित करने से ये निष्कर्ष तक पहुँचे कि किसी भी देश की जनसंख्या है वो विभिन्न अवस्थाओं में गुजरने के बाद उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, और वह विभिन्न इन अवस्थाओं में गुजरते हुए अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन भी यानी देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस जनसंख्या सिद्धांत का महत्व है वो पशुपालक, कृषि, औद्योगिक और नगरीय समाज में परिवर्तन को भी दर्शाता हुआ कहा गया है।